जिद ने आपका नुकसान किया। जेल के बाहर यानी कि बाहरी दुनिया में भी आपने बिगुल बजा दिया, हंगामा खड़ा कर दिया, तमाम आपके विरोधी हो गए, और जेल के भीतर गए तो जेल के अंदर भी आपने सफाई अभियान शुरू कर दिया। ये हुजूरी की हाँ हूँ की इतनी बड़ी आदत लग गई है, यस बॉस कहने की इतनी बड़ी आदत लग गई है कि कुछ भी कहते तो वो तकलीफ है। तो जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने मुझे जेल भेजा वह पार्टी में ज्वाइन कर लेता। मैदान चौक इसीलिए बोलते हैं लखनऊ जेल में, क्योंकि वहाँ पर कैदियों की पिटाई होती है और खुलेआम पिटाई होती है। साल 1990 का था। एक सीधा साधा युवक घर जा रहे थे। इस बीच एक दरोगा जी आते हैं और उनकी स्कूटर को पंचर कर देते हैं, यानी कि स्कूटर से हवा निकाल देते हैं। ये बात उस शख्स को इतनी नागवार लगी कि उसने उसी समय प्रण लिया कि एक दिन हम भी ये वर्दी पहनेंगे, यानी कि पुलिस की वर्दी पहनेंगे। और वो शख्स आज देश भर में अपनी ईमानदारी, अपनी जिद्दपन की वजह से एक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। हम बात कर रहे हैं 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर साहब की। इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए अमिताभ ठाकुर साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्ते सर। 1990 की वो घटना है जब एक दरोगा आपकी स्कूटर का हवा निकालते हैं और आप ये ठान लेते हैं कि इसका बदला हम पुलिस अधिकारी बनकर लेंगे। क्या वाकया था? शुरुआत कैसे हुई आपकी जर्नी? जो आपने 1990 का वाकया बताया, 90 में मैं समझता हूँ उस समय यह बोकारो की घटना है, बोकारो झारखंड में जो है। और उस समय मैंने तैयारी शुरू की थी अपने सिविल सेवा की। तो जो मुझे याद है उस दौरान वो दुर्गा पूजा का समय था और हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में पंडाल लगता था बोकारो में जो है। वहाँ भी चूंकि वहाँ बंगाली इन्फ्लुएंस उस समय भी काफ़ी था जी। तो काफ़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते हैं। ऐसे समय में मैंने अपना स्कूटर वहाँ एक जगह रखा हुआ था। स्कूटर मेरे ख्याल से सुरक्षित जगह पे था, सही जगह पे था। इसके बाद भी वो जो दरोगा जी कोई थे वहाँ वहाँ थाने के थाना सेक्टर 4 लगता है हमारा 4D, उसके दरोगा ने आके उसमें पंक्चर कर दिया। और मैंने पूछना चाहा तो उसने बदतमीजी से बात की जो मुझे बिल्कुल नागवार लगा। और मैंने पता नहीं क्यों कैसे मैंने कहा कि उसमें चूंकि लड़कपन था, बचपन था और एक प्रकार से कुछ जिद था, मैंने कहा मैं भी आईपीएस बनूंगा। तो उसने कहा कि जब बनना तब देखा जाएगा। फिर मैं उस दरोगा को मैं भूल भी गया, बात खत्म हो गई। लेकिन वो घटना मुझे याद है कि उसने जिस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया और जिस तरह मैंने जिद में कहा था कि मैं भी आईपीएस में आऊंगा, यह बात मेरे दिमाग से कभी गई नहीं है, अभी भी मुझे याद रहती है। जिद शब्द का आपने इस्तेमाल किया। हमने देखा है, महसूस की है, वही जिद जो 1990 में थी आपके अंदर, वही जिद आज भी है। आपको नहीं लगता कि अगर ये जिद आपने दूर की होती तो शायद आज आपका जो मुकाम है, जो स्थान है, कुछ और होता? जिद ने आपका नुकसान किया। जहाँ आप जैसे मेरे घर पे जहाँ आए वहाँ पर मान लीजिए मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 आदमी अपने हैं। उसकी जगह आपको यहाँ पर गनर और दुनिया भर का जो झाड़ फानूस और तमाम चीज़ें मिलती और सिक्योरिटी गार्ड मिलते, लंबी लंबी गाड़ियाँ मिलती और तमाम प्रकार के सरकारी उपक्रम मिलते। उसका नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, समाज में जो फर्जी रुतबा जिसको कहते हैं वो नुकसान हुआ। यह एक पहलू है, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है, अब ईश्वर जाने दूसरा क्या कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वह जिद ही मेरी थाती है, वह जिद ही मेरी बुनियाद है, वह जिद ही मेरी हस्ती है। और मुझे लगता है कि मेरा जो अपना स्वत्व है, यानी जो मैं खुद हूँ, वो मेरा वह जिद ही है। मुझे वह पसंद है जो मुझे कहीं ना कहीं सच के करीब, सच के पास, सच के साथ रखता है, रखना चाहता है और रखने के लिए बार बार उद्धत करता है। वह जिद मुझे पसंद है, मैं यह कहूँगा। मैं अपने जीवन में देखिए, मुझे अब मेरा जीवन आर्थिक रूप से कभी जो है संकट में नहीं हुआ जी। उसका मेरी निगाह में सबसे बड़ा कारण यही रहा कि मैं और मेरी पत्नी दोनों का मितव्ययी स्वभाव के रहे, अत्यंत मितव्ययी रहे। आज भी मुझे 1.25 लाख रुपए का पेंशन अभी मिल रहा है और उसमें कुछ न कुछ पैसा हमारा बच ही जाता है हर महीने। क्योंकि वो जबकि मैं अपने ही पैसे से, देखिए हम लोगों ने राजनीति इसके लिए नहीं शुरू की है कि उससे कोई धन उगाही शुरू कर दी जाए लोगों से, यह भी एक जरिया मास बना दिया जाए कि शायद समय ने ही मुझे इस तरह का बनाया। धीरे धीरे मतलब जो है यह मैं आपके सामने ये साझा करना चाहूँगा कि इस संदर्भ में व्यक्तित्व में कुछ न कुछ परिवर्तन निश्चित रूप से समय के साथ हुआ।
शुरू में मैं जिसको अगर आप वो शब्द मैं प्रयोग करूं कि अगर मतलब उतना दिलेर कह दूं या मान लीजिए कि परिणाम को न सोचने वाला कह दूं, मैं उस तरह से नहीं था। और अगर नौकरी की शुरुआत कही जाए तो जैसा मैंने कहा, साधारण परिवार का होने के नाते भाई इस पुलिस सेवा में आ गया तो विधायक आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, तो उनको सल्यूट करना, उनको बड़ा मानना वगैरह वगैरह मैं भी मानता था जैसे तमाम लोग मानते हैं। लेकिन समय के साथ कहीं ना कहीं जो मैं कहूँगा कि जो जिदपन था वह हावी होता गया, और मैं धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ न्याय, सिर्फ और सिर्फ कानून, सिर्फ और सिर्फ संविधान और विधि का गुलाम होता गया। मुझे इनमें से कोई भी व्यक्ति उस योग्य नहीं दिखता था कि इनसे भयभीत हुआ जाए, इनसे डरा जाए। अब तो और बिल्कुल नहीं लगता है, चूंकि ईश्वर की कृपा से मैं लगभग सभी जगह घूम आया हूँ। मैं जेल भी घूम आया हूँ, जिसको लेके डराते हैं कि जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे। 7 महीने में जेल रहा। यह नहीं है कि बहुत आनंद का वो उत्सव रहा हो, लेकिन वह भी समय निकाला, और जो है अब हर नौकरी से निकाला गया। फिर भी आप इस बात से सहमत होंगे कि उसके बाद भी मतलब मैंने ऐसी स्थिति नहीं आई कि मैं बावला घूम रहा हूँ या पागल घूम रहा हूँ, या मतलब मैं बिल्कुल ही उसी के रोना रो रहा हूँ कि मैंने अभी भी मुझसे ही कोई रोता दिख रहा होगा, मैं किसी से रोता नहीं दिख रहा हूँ। जेल का जिक्र किया आपने, 7 महीने का एक लंबा वक्त जेल में कैसा रहा समझना उसको बड़ा मुश्किल है। आपके शब्दों में यानी अमिताभ ठाकुर के शब्दों में अगर हम बात करें तो वो 7 महीने कितने मुश्किल भरे रहे आपके? देखिए, उसके 2-3 आयाम हैं। पहला आयाम तो यह है कि यह तो मुझे लगता था कि जिस रास्ते पे मैं हूँ, जिस प्रकार की तकलीफें मैं दूसरे लोगों को, उनकी निगाह में तकलीफ है, भाई किसी का गुनाह सामने ला दिया जाए तो उसको तकलीफ मानता है, किसी को गलत कह दो, बड़ा आदमी है तो वो तकलीफ मानता है। जी हुजूरी की, हाँ हूँ की इतनी बड़ी आदत लग गई है, यस बॉस कहने की इतनी बड़ी आदत लग गई है कि कुछ भी इधर कहते तो वो तकलीफ है। तो जिस तकलीफ से मैं कई ताकतवर लोगों को गुजरवा देता था, तो मुझे था कि कोई ना कोई भी मान लीजिए वो मेरे साथ भी इस तरह करेगा। और मेरे साथ यह दांव खेला गया। एक घटना घटी, अब मैं उस पर ज्यादा इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि घटना अभी माननीय कोर्ट में है, विचाराधीन है, ट्रायल चल रहा है। मैं कोर्ट के बाहर अपनी टिप्पणी कर दूं, वह उतना समुचित ना हो। इतना, लेकिन इतना जरूर है कि मैं जानता हूं, मेरा ईश्वर जानता है, खुदा जानता है कि मैं उस मामले में बेगुनाह था, और मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुझे उस मामले में मुलजिम बनाया गया, जेल भेजा गया, क्योंकि मैंने यह हिमाकत कर दी थी कि मैंने कहा कि मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ूंगा, वहां से जो मुख्यमंत्री जी का जहां पर रहने वाले हैं। और मैंने वहां जाने की योजना बनाई, और 6-7 दिन के अंदर एक घटना दूसरी घटना को इस तरह जोड़ दिया गया, मुझे गुनाहगार बताते हुए जेल, और फिर उसके बाद 7 महीने उसमें कष्ट हुआ। जेल में भी जो प्रताड़ना है, वास्तविक प्रताड़ना, यह नहीं कि मतलब सिद्धांतिक प्रताड़ना या मानसिक प्रताड़ना के साथ शारीरिक प्रताड़ना। मानसिक प्रताड़ना तो निश्चित रूप से मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का लंबा ये झेलना पड़ा। लेकिन जो एक जीवट है उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया, मेरे जीवट ने साथ दिया। मुझे हमेशा यह मन में था कि मैं यहाँ से निकलूंगा भी, और जिन उद्देश्यों के लिए मैं अपने जीवन को पाता हूँ, क्योंकि अब एक बहुत लंबे समय से मुझे ऐसा लगता है, मैं गलतफहमी का शिकार हो सकता हूँ, मैं मूर्ख हो सकता हूँ, कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा मन यह कहता है कि निश्चित रूप से मेरा जीवन निरुद्देश्य नहीं है, कुछ उद्देश्यों के साथ है। मेरा जीवन इस उद्देश्य के साथ है कि मैं और कुछ नहीं तो एक एग्जाम्पल इस बात का बन सकूं कि कोई पागल था जो कहता था कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई ऐसा सिरफिरा था जो कहता था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, कोई ऐसा मतवाला था जो कहता था कि किसी की कही हुई बात को तब तक न स्वीकार करो जब तक वह विधि के अनुसार न हो, जो कहता था कि विधि सर्वोच्च है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, इन उद्देश्यों को प्रचारित करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, और यह बताने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ कानून ताकतवर है, ए और बी और सी ताकतवर नहीं है। यह मेरे जीवन का उद्देश्य है कि लोग समझें, लोग अपने अधिकारों को जानें। और इसीलिए हम लोगों ने आज़ाद अधिकार सेना पार्टी, कोई भी पार्टी में ज्वाइन कर सकता था,
अगर विशेष कोशिश करता तो जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने मुझे जेल भेजा वह पार्टी भी ज्वाइन कर लेता। कोई ऐसा असंभव नहीं है भाई, इनमें तो आपस में इतने काट छाट हैं कि हर व्यक्ति के दो तीन चार शत्रु हैं। मैं किसी के पास चला जाता, उनकी जी हुजूरी कर लेता, और कोई बड़ी बात नहीं है। टिकट पा लेना, सांसद बन जाना, विधायक बन जाना, मंत्री बन जाना मुश्किल तो है, लेकिन मैं जिस स्थिति में रहा हूँ सामाजिक रूप से मेरे लिए असंभव नहीं रहा, या किसी विरोधी दल में। लेकिन मैंने यह रास्ता फिर अपना चुना, अपने का रास्ता, खुद का रास्ता, जो भले तो जो है दिक्कत तलब दुश्वारियों भरा लगे, मुझे बेहद आनंद देता है। हम लोगों ने आज़ाद अधिकार सेना पार्टी बनाई, ये मुट्ठी भर लोगों की पार्टी है, लेकिन हमारी सोच सही है और हमारा मुकाम सही है। अभी चूंकि जेल का जिक्र किया आपने, तो जेल के बाहर यानी कि बाहरी दुनिया में भी आपने बिगुल बजा दिया, हंगामा खड़ा कर दिया, तमाम आपके विरोधी हो गए, और जेल के भीतर गए तो जेल के अंदर भी आपने सफाई अभियान शुरू कर दिया। देखिए, जेल को लेके तमाम चीजें मैंने वहां देखी, अपनी आंखों से देखी, समझी, जानी। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक दिन मैं वहाँ पर अस्पताल जा रहा था। जेल में जब आप जाते हैं तो आप अकेले नहीं जा सकते, आपके साथ साथ जेल के कर्मी जाते हैं। वहाँ एक जगह है जिसको वो बोलते हैं शैतान, ये बोलते हैं, पता नहीं, शैतान चौक बोलते हैं। शैतान चौक इसीलिए बोलते हैं लखनऊ जेल में क्योंकि वहाँ पर कैदियों की पिटाई होती है और खुलेआम पिटाई होती है। तो मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि एक जो है एक कैदी को 3-4 कैदी और जेल के लोग मिलकर मार रहे हैं। मैं गुजर रहा था, मेरे साथ एक जेल के कर्मी भी थे। मैं वहाँ रुक गया तो जेल के कर्मी ने कहा, भाई तुमसे क्या मतलब, तुम आगे बढ़ो। हमने कहा, मुझे ऐसे ही चीज़ों से मतलब है। आखिर इस व्यक्ति को, जो यह कैदी है, उसको वह सारे लोग क्यों मार रहे हैं, किस आधार पर मार रहे हैं? तो उसने कहा उसने कुछ गुनाह किया होगा। हमने कहा गुनाह किया होगा तो जेल मैनुअल उसका रास्ता बताता है। यह घटना मुझे जहाँ तक याद है 13 अक्टूबर की शायद घटना थी 2021 की, और उस दिन उसको साथ मारपीट कर रहा था। मैं वहाँ रुका और जेलर ने और तमाम लोगों ने मेरे प्रति जो है, चूंकि वहाँ जेल में खास करके मैंने देखा कि देखिए जहाँ ताकत अपरिमित हो जाती है वहाँ दिमाग भी खराब हो जाता है और नियम कानून की पूर्ण धज्जियां रहती है। वहाँ जो जेलर होता है वो स्वयं को खुदा के नीचे कुछ नहीं समझता है। सोचता है इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई। उसने कहा तुम्हारी क्या, तुमसे क्या मदद? मैंने कहा मैं ऐसी चीज़ों के लिए ही हूँ। लेकिन फिर एक बात थी कि कहीं ना कहीं भय था कि अमिताभ ठाकुर है, तो अन्यथा अगर किसी और ने किया होता तो उसको छोड़ के जिस व्यक्ति ने यहाँ आवाज़ लगाई उसके साथ ही पूरी पिटाई हुई होती। ऐसे न जाने कितने दृष्टांत मैंने जेल में देखे। इनके संबंध में मैंने कार्रवाइयाँ भी की, अभी भी कर रहा हूँ। जो मुझे गलत लगता है, गुनाह लगता है, जो मेरी सीमित शक्ति है, शक्तियाँ बहुत सीमित हैं, उनमें मैं उस पर आवाज़ जरूर उठाता रहा हूँ और भविष्य में भी जहाँ तक मैं जीवित रहूँगा मैं आवाज़ उठाऊँगा। अधिकार सेना का गठन किया आपने। अधिकार सेना का मकसद की बात करें तो क्या मकसद है? सत्ता पे काबिज होना या फिर जो समाज के अंदर तमाम जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करना? देखिए, मेरे साथी हो सकता है जो आज़ाद अधिकार सेना में मेरे साथ जुड़े हैं, वह मेरी इस बात को शायद पसंद नहीं करें, कुछ भाग भी जाएं। मुझे उनके भागने का डर नहीं है। मुझे वही साथी पसंद हैं जो मेरी हकीकत और मेरे सच के साथ रहें। सत्ता पर हम काबिज हो पाएंगे इसकी मुझे बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि सत्ता पर काबिज मेरे जैसे लोग नहीं होते हैं जो कि सच के रास्ते पर ही चलना चाहते हैं और चलते ही जाते हैं। उसके लिए जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं 3-5 करना, वो मैं चाहता नहीं। यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता नहीं, करूँगा नहीं। वो मेरी अपनी एक अलग जिद है कि मैं इसी रास्ते चलूँगा, यद्यपि मैं रास्ते दूसरे भी जानता हूँ। तो सत्ता पाना यहाँ पर नहीं हमारा एम है। एम है जो मैं कहता हूँ कि हम मूलतः एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, राजनीतिक एक जो है, हम एक मूवमेंट अब मानते हैं, अपने आप को आंदोलन मानते हैं। आंदोलन किस बात का? अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरोध का। आंदोलन किस बात का? इस बात का कि लोग समझें कि उनके अधिकार उनके हैं, किसी और के नहीं। आंदोलन इस बात का कि राजनीति में जो क्लीन पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वह वास्तव में आ सके। अब आप देखिए, जैसे अब यह जो मौजूदा केंद्र सरकार है,
जो अपनी 24 घंटा अपना गुणगान करती है, जो केंद्र की सरकार है और जो प्रधानमंत्री 24 गुने 7 गुणगान करती है, और आप लोग भी उसका गुणगान करते हैं, मैं ये कहूँ। लेकिन अब आप एक इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या कहा गया है? कहा गया है कि इतने रुपए देने वाले को नाम नहीं बताना है अपना, कोई उसका नाम नहीं जान सकता है। भाई इलेक्ट्रो, मुझे तो अभी तक, हम लोग भी 1 साल हो गया, हमें तो किसी ने सूंघ के भी नहीं कहा कि तुम 25,000 का 5,000 का भी ले लो हमसे। इलेक्टोरल बॉन्ड में नाम नहीं बताने और उसको नॉन ट्रांसपेरेंट करने, ओपेक करने का सिर्फ एक कारण है कि गुनाह का पैसा लिया जाए। गुनाह के पैसे को प्रश्रय देना और उस इतनी बड़ी बात कर दी, कोई मतलब नहीं। मेरा कहना है कि जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो लोक जीवन में होना चाहिए, उसको किस हद तक हम ला सकते हैं, उसके प्रति संघर्ष करना, यह अमिताभ ठाकुर और आज़ाद अधिकार सेना का बुनियादी कार्य है।